हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो आई एम कामिनी। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे द इंडियन पॉलिटी का टॉपिक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का नेक्स्ट पोर्शन, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो आई होप आप सबने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो देखें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर का ही पार्ट है और उससे ही कनेक्ट करता है। और अगर आप वो लेक्चर नहीं देखोगे तो आज का आपको थोड़ा कम समझ आएगा। तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, देन इस लेक्चर पर मूव करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट आज के लेक्चर को डिस्कस करने से पहले आज करेंगे हम कोट, जो बहुत ही इंस्पायरिंग है और आपको थ्रू आउट जर्नी की इंजॉयमेंट में बताएगी। ओके, थ्रू आउट जर्नी कैसी होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रगल, ओके, तो उसके बारे में ये बताएगा। तो कहा गया है यू विल गेट देयर बट राइट नाउ यू आर हियर एंड हियर इज वंडरफुल। तो इस कोट का ये मीन है कि आप अपने गोल्स, आपके ड्रीम, ठीक है, और आपकी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचोगे और आप अपनी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचोगे, लेकिन इस वक्त जिस जगह पर आप हो वो भी बहुत खूबसूरत है। हर पल का अपना वैल्यू होता है, हर टाइम का अपना वैल्यू होती है। कभी कभी हम फ्यूचर के लिए इतने टेंशन में रहते हैं कि प्रेजेंट का मज़ा ही भूल जाते हैं। मीन्स कि हम प्रेजेंट को जीते ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि आप सोचो कि आपने एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, चाहे वो यूपीएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आईआईटी भी एग्ज़ाम है, तो आपने इनमें से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो रोज आप मेहनत कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये कोट कह क्या रही है? अभी जो फेज है जहां आप सीख रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल है। और याद रखना, हमेशा इसी प्रोसेस से आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगर आप सिर्फ रिजल्ट का वेट करते रहोगे तो आप ये जर्नी कभी इंजॉय ही नहीं कर पाओगे। ओके, तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ, कल जरूर अच्छा होगा लेकिन आज भी बुरा नहीं है। ओके, तो enjoy the journey, not just the destination. ओके, आई होप आज के कोट को आप अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, विच इज द एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। ओके, तो आप सब जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। 1947 में जब पार्टीशन हुई थी तब 3 पार्टीशन हुई थी। क्या? वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान। ओके, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वही आगे चलकर क्या बना था? बांग्लादेश। अभी मैं आपको पिक्चर से भी क्लैरिफिकेशन करवा देती हूँ। ये आपका वेस्ट पाकिस्तान है, ये आपका ईस्ट पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान आगे चल के बांग्लादेश बना था 1971 में। ओके, 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तो हम इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम पॉलिटी के रेलेवेंट ही पढ़ेंगे। तो उस टाइम क्या किया गया? 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई। ओके, वो क्यों की गई? वो इसलिए की गई कि जो एरिया बंगाल यानी कि इंडिया में बांग्लादेश के थे उसको ट्रांसफ़र करना था, और जो बांग्लादेश में इंडिया के थे उसको ट्रांसफ़र करना था। तो जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 इसीलिए बनाया गया ताकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से कुछ टेरिटरीज, जैसे कुछ जमीन के हिस्से को एक्सचेंज किया जा सके। इंडिया के कुछ जो एरिया थे वो बांग्लादेश को दिए गए और बांग्लादेश ने कुछ एरिया इंडिया को दिया, और दोनों देशों के बीच बाउंड्री क्लियर करने के लिए ये जो अमेंडमेंट है इसको पास किया गया। इस एक्ट के अंदर इंडिया ने ट्रांसफर करी 111 इनक्लेव टू दी बांग्लादेश। ओके, और बांग्लादेश ने कितनी इनक्लेव्स की थी? 51, और इंडिया ने 111। अब यहाँ पर आप समझो कि इनक्लेव क्या होता है।
इनक्लेव एक छोटा एरिया, जो जमीन का हिस्सा जो पूरी तरह से किसी दूसरे देश के एरिया से घिरा हुआ होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इंडिया के अंदर एक छोटी सी जगह है जो बांग्लादेश की है, तो वो बांग्लादेश एनक्लेव कहलाएगी इंडिया में। और वहीं अगर बांग्लादेश के अंदर एक छोटी सी जगह है जो इंडिया की है, तो वो इंडियन कनक्लेव कहलाई जाएगी बांग्लादेश में। और यही इनक्लेव इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक्सचेंज किए गए थे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। और इस एग्रीमेंट के तहत सिर्फ इनक्लेव की एक्सचेंज ही नहीं हुए थे, बल्कि कुछ और काम भी हुए थे, जैसे एडवर्स पोसेशन और साथ में 6.1 किलोमीटर बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो एडवर्स पोसेशन का क्या मतलब है? मींस कुछ जगह ऐसी थी जो एक देश के कंट्रोल में थी लेकिन ऑफिशियली दूसरे देश की थी, और उन एरिया को ऑफिशियली सही देश के नाम पर किया गया। ओके, वहीं 6.1 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन को डिमार्केट करना था, यानी यहां तक बॉर्डर का एग्जैक्ट लाइन डिसाइड नहीं हुआ था, उसको 1.6 किलोमीटर स्ट्रेच को प्रॉपरली फिक्स कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट, इसके इन तीनों पर्पस के लिए, इन तीनों काम के लिए, जैसे कि इनक्लेव को एक्सचेंज करना, एडवर्स पोसेशन ट्रांसफर और बॉर्डर डिमार्केशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में जो 4 स्टेट्स आती हैं, जैसे कि असम, ओके, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आप अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लेना। ओके, एंड त्रिपुरा। ये 4 स्टेट्स थी, ये टेरिटरी को जो लिखी हुई थी इसमें चेंजेस किए गए, और इस अमेंडमेंट का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंडिया और बांग्लादेश के बीच लगभग जो बाउंड्री लाइन है वो कितनी है? 4096.5 किलोमीटर्स, यहाँ पर 7 है, हाँ 7 किलोमीटर्स। ओके, और पहले जब ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तब ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया की बाउंड्री जो है वो रेडक्लिफ अवार्ड के हिसाब से डिसाइड किया गया। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर रेडक्लिफ अवार्ड क्या है, तो रेडक्लिफ अवार्ड 1947 की एक रिपोर्ट थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री तय करने के लिए बनाई गई थी, जब ब्रिटिश इंडिया को 2 देशों इंडिया और पाकिस्तान में बनाया था। ओके, लेकिन उस अवार्ड के कुछ पार्ट्स को लेकर दोनों देशों में फिर डिस्प्यूट उठ गए। ओके, देन आया भागी अवार्ड 1950, ये भी एक रिपोर्ट थी, इसको बनाया गया क्या करने के लिए? सुलझाने, डिस्प्यूट सुलझाने के लिए। ओके, देन फिर 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट की गई। ठीक है, दोनों देशों ने मिलकर बाउंड्री इश्यू को सॉर्ट आउट किया, ओके, करने की कोशिश की, लेकिन बेरोबरी यूनियन की को लेकर मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल पढ़ाते टाइम बताया था, अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, देन 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि एग्रीमेंट के प्रोविजंस को लीगल अप्रूव मिल सके। ओके, पर उस टाइम कॉन्टिन्यूस लिटिगेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के चलते ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो नोटिफाई नहीं हो पाया। ओके, तो मींस के लॉ बना था, पर उस टाइम पॉलिटिकल और लीगल प्रॉब्लम के चलते उसे अप्लाई नहीं कर पाए। तो बेरोबरी आज भी इंडिया का ही पार्ट है। तो यहाँ पर एक करेक्शन करने की प्रीवियस लेक्चर में है कि बेरोबरी टेरिटरी मैंने बोला था कि पाकिस्तान को दे दी गई थी, बट जो टेरिटरी थी वो लिटिगेशन के चलते नहीं दी गई थी, वो आज भी इंडिया में ही है। ओके, बट सॉरी फॉर माई मिस्टेक, बट आप ये पॉइंट क्लियर रखना कि जो बेरोबरी टेरिटरी को लेके इशू था उसके लिए लॉ तो बन गया था, बट वो नोटिफाई नहीं हो पाया था। ओके, अब चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट की तरफ। ओके, एग्रीमेंट ऑफ 1947 के एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो 16 मई 1974 को इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। इसका मेन पर्पस था बॉर्डर को क्लियरली फिक्स करना और जो बाउंड्री डिस्प्यूट थे उन्हें सॉल्व करना, लेकिन उस एग्रीमेंट में कुछ एरिया और के टेरिटरी एक्सचेंज की बात थी, और ऐसे करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी था, इसीलिए ये एग्रीमेंट रेटिफाई नहीं हो पाया उस टाइम, और
इसके बाद आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट एरिया, यानी कि इसके लिए पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी था कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया किसका देना है, किसको देना है। ग्राउंड पर क्लियरली लाइन खींचनी थी, यानी डिमार्केशन करना था। और नेक्स्ट पॉइंट है 2011 के प्रोटोकॉल। बाद में ये सब इशू, यानी कि यहाँ बाउंड्री लाइन क्लियर नहीं थी, यहाँ एक देश दूसरे के एरिया पर बैठा था, एडवर्स पोसेशन, और यहाँ एनक्लेव थे, एक देश के अंदर दूसरे देश के छोटे हिस्से, ये सब आइडेंटिफाई और सॉल्व कर लिए गए। और ये सब कब हुआ? ये हुआ 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल साइन करके फाइनलाइज किया गया। और ये प्रोटोकॉल 1974 के एग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, देन ये जो 2011 का प्रोटोकॉल जो हुआ था वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से बनाया गया था। उनकी एग्रीमेंट और कॉपरेशन से ही फाइनल बॉर्डर लाइन को तय किया गया। ऑलराइट, आई होप आप सबको यहाँ तक क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। तो चलिए मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जब पार्टीशन हुई तो एकदम से स्टेट एस्टेब्लिश हो गई थी? नहीं, इसके लिए भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर जो आगे चलकर गवर्नमेंट में तब्दील हुए थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस टाइम होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ऐड किया। तो पढ़ते हैं टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जब इंडिपेंडेंस हुई थी, इंडिया को दो पॉलिटिकल यूनिट में डिवाइड किया गया। पहली क्या थी? ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरी क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स। ओके, तो जो ब्रिटिश प्रोविंस थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में आती थी, बट प्रिंसली स्टेट जो थी वो नेटिव प्रिंस, यानी कि वहां के महाराजा ही चलाते थे, लेकिन वो ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी के नीचे थे। एंड देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत दो डोमिनियन बनाई गई और इंडिया और पाकिस्तान एंड प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दी गई। ठीक है, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग डोमिनियन 2 ही बनाई गई थी, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, बट उनको क्या कहा गया? प्रिंसली स्टेट को ये बोला गया कि आपको 3 ऑप्शन देते हैं कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, या पाकिस्तान को, या वो इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है, उसके बाद टोटल जो 552 प्रिंसली स्टेट थी, उसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन किया, बट तीनों ने, जो बाकी की 3 थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम एड ऑन नहीं होंगे। वो कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। ओके, बट इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि कुछ टाइम के बाद इनको इंटीग्रेट कर लिया गया इंडिया में। हैदराबाद को कैसे किया? पुलिस एक्शन के द्वारा। जूनागढ़ को कैसे किया? रेफरेंडम के द्वारा। और कश्मीर का जो इशू था उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा एड ऑन किया गया इंडिया में। ओके, तो 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स और टेरिटरी को 4 पार्ट्स में, यानी कि 4 फोल्ड में डिवाइड किया गया। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन की गई, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ओके, जैसे पार्ट ए में कितने पार्ट थे? 9 थे। वो कौन कौन सी थी? असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, ओके, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, वेस्ट बंगाल। ये 9 फर्स्ट पार्ट में आती थी। और ये जो प्रोविजन थी ये ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्टली गवर्न की जाती थी, मीन्स कि ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्टली गवर्न में थी, गवर्नर के अंडर थी। उसी तरह पार्ट बी में ये प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने लेजिस्लेचर दिया गया था, जिनको ये लेजिस्लेचर दिया गया था। और टोटल पार्ट्स में भी कितनी आती हैं? बी में 9 ही आती हैं। ओके, मीन्स कि ये स्टेट अपने इंटरनल अफेयर में थोड़ी ऑटोनॉमी रखती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया की ही पार्ट थी। ओके, पार्ट बी में कौन कौन सी स्टेट्स आती थी? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, J&K, मध्य भारत,
ओके, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र। ओके, इसको आप लिखते जाना साथ साथ में, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, आपकी इंडियन पॉलिटी की जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। त्रिवनकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। ओके, और पार्ट सी में ये चीफ कमिश्नर के अंडर प्रोविंस थी ब्रिटिश इंडिया के, और कुछ प्रिंसली स्टेट, यानी कि ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेट की जाती थी। मींस कि जो पार्ट सी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन था वो दिल्ली से होता था। जैसे इसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कोराग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, ओके, और त्रिपुरा, ये सारी के सारे स्टेट्स इसमें आती थी। और पार्ट डी में टेरिटरी जो है आपकी वो कौन सी आती थी, ये सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड ही थी, मीन सिंगल टेरिटरी जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। अब देखते हैं कि उस टाइम टोटल काउंट कितना था। 29 स्टेट्स बनी थी टेरिटरीज को मिलाकर। मींस इंडिया का स्ट्रक्चर जो 1950 में था वो गवर्नर स्टेट, प्रिंसली स्टेट और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी का था। आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल ही गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे का टॉपिक करते हैं, विच इज धार कमीशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने के बाद प्रिंसली स्टेट की इंडिया के साथ नया मुद्दा आ गया। वो मुद्दा क्या था कि कुछ रीजन से पर्टिकुलर, यानी कि साउथ इंडिया से ये डिमांड आ रही थी कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की जाए। देन इन जून 1984 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की एक कमेटी जो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन को देखेगी, और इसके चेयरमैन थे एस.के. धार। और ये एग्जामिन किया गया कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई जा सकती है या नहीं। ठीक है, इसकी एग्जामिन के लिए देन इसकी जो रिपोर्ट थी वो दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की गई, और जिसमें ये रिकमेंड किया गया कि स्टेट में लिंग्विस्टिक फैक्टर की बजाय स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस को देखना चाहिए। और इसके बाद बहुत रिसेंटमेंट हुआ। देन एक और कमेटी बनाई गई जिसको आप किस कमेटी के नाम से जानते हो, JVP, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, और इस कमेटी ने जब रिपोर्ट जो सबमिट की थी वो की थी 1949 में, और इसने रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज के बेस पर स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने का। ओके, अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स किया गया फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए। और वो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन थी? आंध्र प्रदेश, जिनको तेलुगु स्पीकिंग एरिया से मद्रास से अलग किया गया था। और तो ये क्यों हुआ था? ये हुआ था 56 डे की हंगर स्ट्राइक की वजह से। ठीक है, कांग्रेस पर्सन ने स्टैंडिंग की थी, उसकी डेथ हो गई थी और लिटिगेशन भी काफी था, इसलिए ये स्टेट बन के निकल के आई। अब जैसे ही ये जो हमारी आंध्र प्रदेश स्टेट निकल के आती है, उसके बाद और रिसेंटमेंट आने लगा। स्टेट बनने के बाद अदर रीजन से भी ये डिमांड आने लगी कि उनको भी लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? फैजल अली। इनके नाम पर ही फैजल अली कमीशन रखा गया। और इसके 2 मेंबर और कौन थे? KM पन्नीकर एंड HN कुंजरू। ठीक है, कुंजरू, ये नाम याद रख लेना। और इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की 1955 में सितंबर में, और ये बोला, इस जो रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि स्टेट बाउंड्री को डिसाइड करते हैं, यानी कि रिपोर्ट में ये लिखा गया कि कमीशन ने माना कि स्टेट बाउंड्री को डिसाइड करते वक्त लैंग्वेज एक फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है, बट
वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। मीन उन्होंने ये नहीं माना कि हर लैंग्वेज के लिए अलग स्टेट होनी चाहिए, कुछ स्टेट में मल्टीपल लैंग्वेज हो सकती हैं, तो ये अलाउड नहीं होना चाहिए कि एक लैंग्वेज और एक स्टेट। अगर आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं और सबको लैंग्वेज के हिसाब से अरेंज करेंगे तो यूनिटी ही डिस्टर्ब होगी। इसीलिए आज हिंदी को पूरी इंडिया में बोला जाता है कि अगर कोई दूसरी स्टेट का पर्सन, एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब का पर्सन अगर केरला आंध्र प्रदेश में जाए तो कम्युनिकेशन इजी हो सके, इसीलिए हिंदी को यूज किया जाता है पूरे इंडिया में। ओके, तो इसी के साथ उनका पॉइंट ये था कि इंडिया की यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में लैंग्वेज ध्यान में रखो, लेकिन देश की यूनिटी सबसे पहले रखो। इसके साथ कमीशन ने 4 मेन फैक्टर बताए जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम कंसीडर करने चाहिए। यूनिटी और सिक्योरिटी। पहला, यूनिटी एंड सिक्योरिटी, देश की एकता और सुरक्षा सबसे पहले ध्यान में होनी चाहिए। लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल, लैंग्वेज और कल्चर, स्टेट में लोगों की लैंग्वेज और कल्चर सिमिलर होनी चाहिए ताकि गवर्नेंस इजी हो। देन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, हर स्टेट का फाइनेंस, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग और मैनेजेबल हो। ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन स्टेट एज वेल एज नेशन एज अ होल। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया, हर स्टेट को पूरे देश के लोगों की भलाई, डेवलपमेंट, प्लानिंग, वेलफेयर स्कीम ध्यान में रख के ही बनाई जाए। और साथ में कमीशन ने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को अबॉलिश करने का सुजेशन दिया। स्टेट और टेरिटरी को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्रिएट करके 16 और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर टेरिटरीज सुजेस्ट की गई। ठीक है, तो इसके बाद 16 स्टेट और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर टेरिटरी को सुजेस्ट किया गया। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को खत्म कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंडेशन को इंक्लूड किया। ओके, गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1956 में जो डिस्टिंक्ट थी ABC में अबॉलिश किया और कुछ स्टेट को मर्ज किया एडजेसेंट स्टेट के साथ, यानी साथ साथ स्टेट थी। ठीक है, जो बिल्कुल साथ साथ में स्टेट थी। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यूपी एडजेंट्स टू बिहार, और यूनियन टेरिटरी को भी ऐसे ही माइनर चेंजेस करके टोटल 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। ओके, नवंबर 1956 में। ऑल राइट, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और यहाँ पर किन किन को मर्ज करके बनाया गया था वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत केरला को मर्ज किया गया, केरला को मर्ज किया गया त्रावणकोर कोचीन स्टेट से, ओके, विद मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट। और उसके बाद तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया थे हैदराबाद स्टेट्स के, उनको क्रिएट किया गया आंध्र स्टेट के साथ, आंध्र प्रदेश बनाया। देन मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट और भोपाल जो स्टेट है उसको मध्य प्रदेश बनाया गया। उसी के साथ बॉम्बे स्टेट को कोक स्टेट के साथ, मैसूर स्टेट के साथ बनाया गया, बॉम्बे बनाया गया। और पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसको पेप्सू के नाम से जानते हैं, ओके, उनको इंक्लूड किया गया पंजाब स्टेट में। एंड अजमेर स्टेट को राजस्थान में ऐड किया। और यूनियन टेरिटरी ऑफ लैकडाइव, मिनिकोय और एमिनी-डीवी आइलैंड को कहां से किया गया, डिटैच किया गया महाराष्ट्र, मद्रास स्टेट से। ओके, तो आई होप आपको ये सारा का सारा लेक्चर आज समझ आ गया होगा। तो देन लास्ट में जो स्टेट्स बन के निकल के आई थी, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, J&K, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास जिसको आज हम तमिलनाडु से जानते हैं, मैसूर कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पंजाब। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लैकडाइव, मिनिकोय एंड एमिनी-डीवी आइलैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। ओके, तो आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो आपको इस टॉपिक के बारे में भी
अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें महराज मास्टरी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय एवरीवन। जय हिंद।